Hello my dear psychology enthusiasts, I'm Tanya and I welcome you all to my channel Psych by Tanya. So in the last lecture we started with chapter number 2 methods of psychological inquiry और आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पहले पढ़ लिया था जो भी स्टेप्स होते हैं रिसर्च के, हाउ इज़ द रिसर्च एक्चुअली कंडक्टेड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेटा के बारे में कि डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, वील बी डिस्कसिंग अबाउट दैट, नेचर क्या होता है डेटा का, व्हाट डेटा डू वी एक्चुअली कलेक्ट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग लेक्चर, डू स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद इट। Nature of psychological data. You may want to consider how psychological data are different as compared to other sciences. कि psychological data बाकी sciences के data से, physics के data से, chemistry के data से कैसे different है। Psychologists collect a variety of information from diverse sources employing diverse methods. ठीक है, तो different type की information वो collect करते हैं, अलग अलग sources से अलग अलग methods को use करके करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन जिसको डेटा कहा जाता है, इट रिलेट्स टू द इंडिविजुअल्स ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर। यूजुअली वो बिहेवियर से रिलेटेड होता है, उनके एक्सपीरियंसेस या उनके मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं व्हेन एवर वी टॉक अबाउट डेटा। ठीक है, तो डेटा या तो कोई बिहेवियर की रिपोर्ट होगी या फिर कोई एक्सपीरियंस होगा जो लिस्टेड आउट होगा, या फिर उनका मेंटल प्रोसेस कैसा है, क्या चल रहा है, उस बारे में डेटा होगा। डेटा फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट इनपुट इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी बिकॉज वही तो हमें हेल्प करता है टू एनालाइज थिंग्स। ठीक है, दे इन फैक्ट अप्रॉक्सीमेट द रियलिटी टू सम एक्सटेंट। ठीक है, रियलिटी देखने में हमें हेल्प करते हैं, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई और फॉल्सिफाई आवर आइडियाज़। ठीक है, कि या तो उस डेटा के अकॉर्डिंग हमारा आइडिया जो था, जो हमने रिसर्च में सबसे पहले हाइपोथेसिस स्टेट किया था, या तो वो सही प्रूव हो जाएगा या गलत प्रूव हो जाएगा। तो वी विल आइदर वेरीफाई कि हाँ भाई हम सही बोल रहे थे, और वील फॉल्सिफाई कि भाई हमारा जो ओपिनियन था, आइडिया था, वो गलत था स्टार्ट से। इट शुड बी अंडरस्टूड दैट डेटा आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटीज। डेटा इंडिपेंडेंट नहीं होता है, इट इज़ लोकेटेड इन अ कॉन्टेक्स्ट एंड आर टाइड टू द यूज ऑफ मेथड एंड थियोरी दैट गवर्न द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। अब डेटा मैंने कलेक्ट किया तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेटा इंडिपेंडेंट हो या किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस ना हो। ऑफकोर्स किस कॉन्टेक्स्ट में वो डेटा कलेक्ट करा गया वो मैटर करेगा, किस मेथड से कलेक्ट करा गया वो मैटर करेगा। ठीक है, और किस इंसान से, किस पार्टिसिपेंट से कलेक्ट किया गया वो मैटर करेगा। ठीक है, से इफ़ आई एम टेकिंग एन इंटरव्यू एंड मैं बहुत नॉइजी क्राउडेड सी सेटिंग में वो ले रही हूँ, इंसान याद ही नहीं कर पा रहा है उसको क्या बोलना है, वो अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो डेटा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा? नहीं होगा। तो कॉन्टेक्स्ट का फ़र्क पड़ा। ठीक है, देन मेथड हो सकता है इंटरव्यू में मैं जितनी इन डेप्थ स्टडी कर पाऊँ उतना मैं ऑब्जर्वेशन से ना कर पाऊँ, तो मेथड से भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एंड देन द थ्योरी विच इज़ लिंक्ड, हम किस चीज़ के बेसिस पर डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो भी मैटर करता है। हमारा टारगेट क्या है डेटा कलेक्ट करने का, उससे भी हमारा डेटा इन्फ्लुएंस होता है। In other words, data are not independent of the physical or social context, the persons involved and the time when the behavior occurs. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अब कि हमें कैसा डेटा मिलेगा, कितना रिलायबल, कितना अच्छा डेटा मिलेगा। We behave differently when we are alone than in a group or at home and in office. You may hesitate to talk in front of your parents and teachers, but not when in front of your friends. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि डेटा किसके सामने लिया गया है। पेरेंट्स के सामने लिया गया है तो हो सकता है एक बच्चा अपनी शरारत ना बताए, जबकि फ्रेंड्स के सामने वो बता दे। ठीक है, तो फ़र्क पड़ जाता है डेटा में आपको क्या चीज़ मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, क्या इंसाइट आप गेन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। You may also have noticed that not all people behave exactly in the same manner in the same situation. ठीक है, हर इंसान का अलग तरीका होता है to deal with different situations. The method of data collection, भले वो सर्वे हो, इंटरव्यू हो, एक्सपेरिमेंट हो, कुछ भी हो, इट इज़ यूज्ड एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्डेंट, जैसे कि इंडिविजुअल है या ग्रुप में लिया गया है उनका टेस्ट, वो यंग पॉपुलेशन यूथ में है या वो ओल्ड है, वो मेल है कि फीमेल है, रूरल एरिया से है कि अर्बन एरिया से, इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है कि हमें कैसा डेटा मिलेगा। दिस ऑल डिफाइंस द नेचर ऑफ डेटा। तो जब भी आपके पास नेचर ऑफ डेटा पे क्वेश्चन आएगा तो आप इन सब चीज़ों का रोल बताओगे, फिजिकल इन्वायरमेंट का रोल बताओगे, सोशल कॉन्टेक्स्ट का रोल बताओगे, ये सारी डेमोग्राफिक डिटेल्स का रोल बताओगे। It is possible that when you interview a student, she or he may report behaving in a particular manner in a given situation, but when you go for actual observation, you may find just the opposite of what she had reported. ठीक है, तो डेटा खुद नहीं बताएगा कि भाई सच है कि गलत है। यू मे नॉट बी एबल टू वेरीफाई कि डेटा जो आपने कलेक्ट किया है वो सही कलेक्ट किया है कि गलत किया गया है, रियलिटी में ऐसा है भी कि नहीं है।
तो इन्फ्रेंसेस निकालने पड़ते हैं आपको, और भी चीज़ों के साथ बहुत सारे मेथड से डेटा कलेक्ट करना पड़ता है ताकि आप एक डेटा कितना रिलायबल है वो असेस कर पाओ। A researcher attaches meaning to the data by placing it in the proper context, और हर चीज़, इन सारी चीज़ों का रोल देखते हुए then you actually collect the data and you actually infer कि भाई क्या सेंस है इसका। ठीक है, अब हमारे डेटा जो होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के डेटास हम कलेक्ट करते हैं। सबसे पहला होता है डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, आपका नाम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हो, पढ़ाई कितनी करी है, कहाँ से हो, ठीक है, आप कितने लोग रहते हो, कास्ट, रिलीजन, पेरेंटल एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फैमिली इनकम, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में आती है जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स आर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देन फिजिकल इन्फॉर्मेशन आ गई कि आप कैसी कंडीशंस में रहते हो, आप एक डिजर्टेड एरिया से हो, हिली एरिया से हो, फॉरेस्ट में रहते हो, ठीक है, आपका मोड ऑफ इकोनॉमी क्या है, यानी कि आपका मोड ऑफ लिविंग क्या है, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, ठीक है, आपकी हाउसिंग कंडीशंस कैसी है, आपका घर कैसा है, घर का साइज़, रूम्स के साइज़ कितना भरा पूरा है या अच्छा खासा स्पेशियस है, ठीक है, एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट यू यूज़, योर नेबरहुड, कौन से स्कूल में आप पढ़े हो, ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल इन्फॉर्मेशन हो गई। देन योर फिजियोलॉजिकल डेटा अबाउट योर हाइट, वेट, योर स्किन टेक्सचर, स्किन कलर, ठीक है, ये सारी चीज़ें, आपका हार्ट रेट, फटीग लेवल, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं हमारे फिजियोलॉजिकल डेटा में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट कॉन्टेक्स्ट वी आर स्टडी। ठीक है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स, रिएक्शन टाइम, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, ब्लड प्रेशर, पैटर्न ऑफ ड्रीम, अमाउंट ऑफ सेलाइवेशन, रनिंग एंड जंपिंग रेट्स इन केस ऑफ एनिमल स्टडीज़, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करी जाती है। तो हमारा फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेटा, हाइट, वेट, इन सब से रिलेटेड कलेक्ट किया जाता है। थोड़े बहुत चीज़ें इसमें से याद रख लेना टू डिस्क्राइब कि होता क्या है। Then your psychological information, it may relate to such areas like intelligence, personality, interest, values, creativity, जो भी आपकी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, अगर डिसऑर्डर्स असेस हो रहे हैं तो हेलुसिनेशंस किस टाइप के हैं, डिल्यूजन्स है तो किस टाइप के हैं, परसेप्शन आपका कैसा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। द अबव इन्फॉर्मेशन कुड बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेजरमेंट समवॉट क्रूड, ठीक है, बहुत ऐसा डायरेक्ट और बहुत रियलिस्टिक, like in the form of categories such as high, low, yes, no, but direct and close-ended. ठीक है, ranks which provide ordinal data, first, second, third, fourth, और scores 10, 12, 15, 18, 20, ये इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। We also obtain verbal reports, observation records, personal diaries, ठीक है, यानी कि खुद की कही हुई बात, आपका ऑब्जर्वेशन से क्या डेटा निकला, पर्सनल, उनकी जो पर्सनल डायरीज को अगर वो जो आपका टारगेट है, ठीक है, टारगेट एज एन जो आपका पेशेंट है या जो आपका क्लाइंट है, अगर वो एक पर्सनल डायरी मेंटेन करता है तो उसके थ्रू आप कुछ डेटा गैदर कर सकते हो। फील्ड नोट्स, जो आपने ऑब्जर्व करा, आपने एक्सपेरिमेंट के टाइम जो देखा, वो आपके हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड थिंग्स। आर्काइवल डेटा, यानी कि प्रीवियस कोई रिसर्च करी हुई हो, प्रीवियस कोई रिकॉर्ड हो, ठीक है, हेल्थ रिकॉर्ड हो, वो सब चीज़ें। सच टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज एनालाइज सेपरेटली यूजिंग क्वालिटेटिव मेथड्स, अलग अलग मेथड्स यूज़ करके इसको असेस किया जाता है, पढ़ा जाता है। Now we are going to read about some very important methods in psychology. In the previous section you read about the variety of data that we collect in the psychological studies. हमने सारे डेटा के बारे में पढ़ा। All these varieties of data cannot be collected through a single method, क्योंकि हर डेटा का नेचर अलग अलग है, अलग अलग चीज़ रिक्वायर करता है। तो साइकोलॉजिस्ट काफ़ी सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, कोरिलेशन, सर्वे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, केस स्टडी टू कलेक्ट दीज डेटा। The aim of this section is to guide you to select the methods which may be appropriate for different research purposes. जैसे कि हमें अगर बिहेवियर देखना है स्पेक्टेटर्स का जो फुटबॉल मैच देख रहे हैं तो हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। You can conduct an experiment to see if children taking an examination do better in the classroom in which they had studied the subject or in the examination hall. ठीक है, तो cause effect relationship study करने का हो गया। You can correlate intelligence with self-esteem, ठीक है, टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर और नेचर की, एक बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा। अगर सेल्फ एस्टीम हाई है, इंटेलिजेंस हाई है, तो इट इज़ लाइकली कि सेल्फ एस्टीम हाई होगी अकेडमिकली, ठीक है, तो वो जब भी पढ़ाई की बात आएगी तो वो बहुत आगे होंगे, स्मार्ट होंगे, आगे आगे से उठ के आंसर देंगे। ये सारी चीज़ें आप कोरिलेशन के थ्रू समझ सकते हो। यू कैन सर्वे चिल्ड्रंस एटीट्यूड टूवर्ड्स द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो इसी तरह से काफ़ी सारे अलग अलग यूजेस के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ होते हैं। अब आपको ये सारे मेथड्स को डिटेल में पढ़ाया गया है।
तो we'll start with observational method. Observation is a very powerful tool of psychological inquiry जिसको आप almost हर research topic के साथ pair कर सकते हो. It is an effective method of describing behavior, जिससे आप behavior को describe कर सकते हो. The first goal of psychological inquiry. ठीक है. In our daily life, we remain busy with observing numerous things throughout the day. Many times we do not take notice of what we are seeing or what we have seen. We see but we do not observe. तो हमारे आसपास कितनी चीज़ें होती है, कितनी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम उसको बहुत अच्छे से नोटिस करें एंड उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ऑब्जर्व करें. वी रिमेन अवेयर ऑफ ओनली अ फ्यू थिंग्स दैट वी सी डेली. ठीक है. तो यू मे हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ पर्सन और इवेंट फॉर सम टाइम यू कम टू नो अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट दैट पर्सन, अबाउट दैट इवेंट. ठीक है. तो जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो तो आपको उनके बारे में एक्चुअली डिटेल्स समझ में आती है. यू एक्चुअली अंडरस्टैंड थिंग. इफ़ यू आर इवन ऑब्जर्विंग अ फाइट बिटवीन टू पीपल तो थोड़ा टाइम आपको बहुत नोटिस करके ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब आपको वो रीज़न समझ आएगा कि भाई ये दो लोग लड़ क्यों रहे हैं, बहस क्यों चल रही है. अ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन डिफर्स फ्रॉम डे टू डे ऑब्जर्वेशन इन मेनी रिस्पेक्ट्स. अब ये तो हमारी डे टू डे की बात हो गई, किसी का झगड़ा देखना. ठीक है. तो ये ऑब्जर्वेशन तो अलग है, बट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इससे बहुत डिफरेंट होती है और एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो करती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन. साइकोलॉजिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व ऑल द बिहेवियर दैट दे इनकाउंटर. वो सारे बिहेवियर नहीं देखते, वो सिलेक्ट करते हैं कि उनको किस बिहेवियर को एक्चुअली टारगेट करना है और किस बिहेवियर पे स्टडी करना है. ठीक है. सो दे सेलेक्ट अ पर्टिकुलर बिहेवियर फॉर ऑब्जर्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, यू मे बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 11th स्पेंड देयर टाइम इन स्कूल. नाउ इस स्टेज पर दो चीज़ें पॉसिबल है. एज अ रिसर्चर यू मे थिंक दैट यू हैव अ फेयरली गुड आइडिया कि स्कूल में क्या क्या होता है, या फिर आप एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बनाओगे और फिर स्कूल में जाके ऑब्जर्व करोगे कि कौन सा बच्चा कितने बच्चे कौन सी एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या वो कितना फ्रीक्वेंटली वो एक्टिविटी अकर हो रही है. या फिर आपको नहीं नॉलेज होगी कि स्कूल में क्या क्या होता है, तो आप जाओगे और डायरेक्टली आप जो जो ऑब्जर्व करोगे वो नोट कर लोगे विदाउट एनी टारगेट एक्टिविटी जिसको आप ऑब्जर्व करो. तो जो भी हो रहा होगा फिर आप उसको ऑब्जर्व कर लोगे. देन नेक्स्ट स्टेप इज़ रिकॉर्डिंग. अब रिकॉर्डिंग का बिहेवियर मतलब उस बिहेवियर को नोट करना कि जो भी चीज़ आप ऑब्जर्व करो उसको लिखनी तो पड़ेगी, कब तक याद रखोगे. ठीक है. सो दिस हैपन्स थ्रू मार्किंग टेलीज. जो भी आपने पहले से बिहेवियर अगर आपने आइडेंटिफाई कर रखा है, जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में, तो अब आप क्या करोगे, जैसे आपने एक बार देखी उसकी एक्टिविटी की अकरेंस तो आपने एक टेली मार्क लगा दिया, दूसरी बार देखी दूसरा लगा दिया, तीसरी बार देखी एंड सो ऑन. वैसे आप मार्क करते जाते हो जब आपको ऑलरेडी पता है आप क्या बिहेवियर को देख रहे हो. लेकिन जब आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, उसके नोट्स लोगे कि भाई अभी ये वाला बिहेवियर अकर हुआ, इतनी बारी ये वाला बिहेवियर हुआ. ठीक है. देन आप उसके डिटेल्स लोगे. यू कैन इवन यूज सिम्बल्स टू क्योंकि आपको समझना है, आप उसको बाद में फॉर्मली लिखते हो, तो यू कैन यूज सर्टेन सिम्बल्स, फोटोग्राफ्स एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ वीडियो रिकॉर्डिंग. ठीक है. उसका मोस्टली अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपको या तो कुछ कंसेंट देना पड़ता है या फिर कुछ ऐसा देख कर रखना पड़ता है कि यू डू नॉट actually harm the ethics of the research. Analysis of data. After the observations have been made, psychologists analyze whatever they have recorded with a view to derive some meaning out of it. अब जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो अब आप क्या करोगे, उसको एनालाइज करोगे टू एक्चुअली अंडरस्टैंड उस डेटा का मतलब क्या है, क्या सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, वो एक्चुअली दिखाना क्या चाहता है वो डेटा हमें. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट मेकिंग गुड ऑब्जर्वेशंस इज़ अ स्किल. बीइंग अ गुड ऑब्जर्वर इज़ अ स्किल. दे नो कि उनको क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है, किसे ऑब्जर्व करना है, कब कहाँ कैसे ऑब्जर्व करना है. ठीक है. इन वॉट फॉर्म द ऑब्जर्वेशंस विल बी रिकॉर्डेड एंड वॉट मेथड्स विल बी यूज टू एनालाइज उस बिहेवियर को. तो एक गुड रिसर्चर और एक गुड ऑब्जर्वर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड करके प्री प्लान करके रख पाता है, समझ पाता है. सो दिस इज़ अ स्किल कि आप इतना सारा काम कर पाओ. देन देर आर टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. दो कैटेगरीज है. फर्स्ट है नेचुरलिस्टिक वर्सेज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. नेचुरलिस्टिक जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है कि नेचुरल इन्वायरमेंट में ऑब्जर्वेशन हो रही है, आपने कुछ भी चेंजेस नहीं करे. एंड सेकेंड इज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे आपने सेटिंग्स कंट्रोल कर रखी है, मे बी इट्स अ लेबोरेटरी एंड वहाँ पर आपने एक पर्टिकुलर सेटिंग जो भी आपका इंडिविजुअल है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको दे रखी है. अब वो सेटिंग में स्पेसिफिकली आके कैसे एक्ट कर रहा है, दैट इज़ वन थिंग. ठीक है. तो व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर डन इन नेचुरल और रियल लाइफ सेटिंग्स, in the above example it was a school in which the observations was made. जो आपका ये स्कूल एक्टिविटीज़ वाला एग्जाम्पल था, तो वहाँ पर स्कूल में जाकर आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हो. सो इट इज़ अ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन.
In this case the observer makes no effort to control or manipulate the situation. वो बस डायरेक्टली जाएगा, देखेगा ये हो रहा है, ये मार्क कर दिया, ये हो रहा है, ये मार्क कर दिया, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये चीज़ कैसे, कहाँ, कब, क्यों हो रही है, वो कंट्रोल नहीं करना चाहेगा उस चीज़ को. दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कंडक्टेड इन हॉस्पिटल्स, होम्स, स्कूल्स, डे केयर सेंटर्स, ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप जाके डायरेक्टली इंटरफेयर करना नहीं पसंद करोगे या नीड नहीं होगी. However, many a times you might need to control certain factors क्योंकि वो आपके स्टडी के फोकस में नहीं है, और अगर वो आपकी स्टडी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो आपका रियल जो टारगेट है कि आप किसके बीच में कॉज एंड इफेक्ट देखने हैं या क्या चीज़ आपको एक्चुअली ऑब्जर्व करनी है, उसको हैम्पर कर सकते हैं. फॉर दिस रीज़न मैनी ऑफ द स्टडीज़ इन साइकोलॉजी आर कंडक्टेड इन लेबोरेटरी. कि आप एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट दे दो, वहाँ पर आप जाके कुछ मत बोलो, वहाँ इंटरफेयर मत करो, वहाँ पर जैसे जो चीज़ हो रही है उसको होने दो. For example, if you read box 2.1, you will come to know that smoke could only be introduced in a controlled laboratory situation. This type of observation, called controlled laboratory observation, actually is obtained in laboratory experiments. तो जैसे मैंने बोला, methods independently नहीं work करते, methods work करते हैं साथ में. तो एक्सपेरिमेंट के साथ भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है. आपने लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करा, आपने वहाँ पर सेटिंग दी, पूरा वहाँ पर आपने कॉज एंड इफेक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, एंड साथ साथ आपने ऑब्जर्वेशन भी करी. मोस्टली जब आप लोग टेस्ट करोगे, जब आप लोग अपना ये प्रैक्टिकल्स वगैरह भी कंडक्ट करोगे, देन कॉलेज में जाके जब आप टेस्टिंग करोगे, तो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन करना इज़ वन थिंग जो आपको हमेशा ही करनी पड़ेगी. भले आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो, भले आप एक सिंगल इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, आपको वहाँ पे बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती है. ठीक है, तो वो कंबाइंड होती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड दैट यू आर यूजिंग. देन नेक्स्ट टाइप इज नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. ये भी दो तरीके से हो सकता है. वन, यू मे डिसाइड टू ऑब्जर्व द पर्सन और इवेंट फ्रॉम अ डिस्टेंस. कि आप इंटरफेयर नहीं करोगे, आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, बस दूर से ऑब्जर्व करोगे, जो भी हो रहा है हो रहा है. सेकेंड, आप पार्ट बन जाओगे जो ग्रुप ऑब्जर्व हो रहा है उसका, आप जाके उनके साथ एड ऑन हो जाओगे. In the first case, the person being observed may not be aware that she or he is being observed. For example, you want to observe the pattern of interaction between teachers and students in a particular class. अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, टीचर का टीचिंग पैटर्न कैसा है, स्टूडेंट्स कितने रिस्पॉन्सिव है, तो आप उसमें क्या करोगे, आपके पास डिफरेंट तरीके हैं टू एक्चुअली अचीव दिस गोल एंड एक्चुअली अंडरस्टैंड कैसा रिलेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको इंटरफेयर नहीं करना है तो आप क्या लगा दोगे, CCTV कैमराज लगा दोगे, वीडियो कैमराज लगा दोगे, ताकि आप क्लासरूम में जो जो हो रहा है वो सब ऑब्जर्व कर पाओ. ऑल्टरनेटिवली, यू मे डिसाइड टू सिट इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास. जो आपने देखा होगा, कोऑर्डिनेटर्स आके पीछे की सीट पे एकदम बैठ जाएंगे ऑब्जर्व करने के लिए टीचर को भी और स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिवनेस को भी. ठीक है, सो यू मे डिसाइड टू सिट इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास विदाउट इंटरफेयरिंग और पार्टिसिपेटिंग इन एवरीडे एक्टिविटीज़. आप उसमें भी इंटरफेयर नहीं करोगे, जाके कुछ बोलोगे नहीं, टीचर को उस टाइम पे नहीं टोकोगे, बच्चों को कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन यू विल जस्ट सिट देयर एंड यू विल ऑब्जर्व. सो दिस इज़ वन थिंग कि जिसमें आप कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली इंटरफेयर या इंटरवीन नहीं कर रहे हो, तो इसको आप बोलोगे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. The danger in this type of setup is that the very fact that someone who is an outsider is sitting and observing may bring a change in the behavior of students and teacher. जैसे ही पता चलता है कि कोऑर्डिनेटर राउंड पे, प्रिंसिपल मैम राउंड पे, बच्चे भी सब चुपचाप बैठ जाएंगे, टीचर भी एकदम अच्छे से अपना बेस्ट टीचिंग मेथड पॉसिबल अप्लाई कर रहा होगा, इंग्लिश में बात कर रहा होगा जस्ट टू इम्प्रेस. ठीक है, तो वो एक इन्फ्लुएंस हो जाता है, सिर्फ एक यही फैक्टर है. बाकी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में डायरेक्टली कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होता है. जबकि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली पार्ट बन जाओगे उस ग्रुप का जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो. इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर टेक सम टाइम टू एस्टैब्लिश द रेपो विद द ग्रुप सो दैट दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग हर और हिम एज द ग्रुप मेंबर. जैसे कि मान लो मुझे एक इंसान के डेली एक्शन, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं उनसे दोस्ती कर लूँगी, मैं उनको ऐसे थोड़ा ऐसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करा दूँगी, ताकि वो मेरे से ऐसे डरे नहीं जब भी मैं उनके अराउंड हूँ. एंड मे बी आई ट्राई टू हैंग आउट मोर विद देम, ताकि मैं समझूँ कि उनका डेली एक्शंस क्या क्या रहते हैं, वो डेली क्या क्या करते हैं. ठीक है, आई ट्राई टू टॉक मोर ऑफन विद देम. सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कि आप उनके साथ साथ हो, आप उनके डेली रूटीन का पार्ट बन गए हो, एंड देन यू आर ऑब्जर्विंग थिंग्स. However, the degree of involvement of the observer with the group being observed would vary depending upon the focus of the study. एक होगा कि आप पूरे टाइम साथ हो, एक होगा कि आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में नोटिस कर रहे हो. से अगर आपको किसी का जब वो फुटबॉल खेल रहे होते तब आपको उनका नेचर ऑब्जर्व करना है. से यू आर अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एंड यू वांट टू ऑब्जर्व हाउ दे प्ले,
या उनका खेलते टाइम क्या रिएक्शंस रहते हैं, क्या उनका बिहेवियर रहता है। तो आप क्या करोगे, इफ़ दे डोंट नो यू एंड इफ़ यू आर नॉट डायरेक्टली इन दैट कॉन्टैक्ट, तो आप उनको इंट्रोड्यूस होगे एज अ प्लेयर, एज अ फेलो प्लेयर, एंड देन आप उनके एक्शंस को, उनकी हैबिट्स को ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो नाउ यू नो देम, दे नो यू, सब कुछ है, लेकिन डायरेक्टली कोई ऐसा है टारगेट नहीं है। ठीक है, वो सब कुछ सॉर्टेड है, तो उनको पता है कि आप उनके साथ हो, स्टिल यू आर मेकिंग एंड टेकिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ देम। However, the degree of involvement then it depends upon the focus कि क्या है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम हो गया जब आप किसी इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हो। The advantage of the observation method is that it enables the researcher to study people and their behavior in naturalistic situation, कि वो डिफरेंट सिचुएशन में बिहेवियर को पढ़ने के लिए अलाउ करता है, स्टडी करने के लिए अलाउ करता है। However, the observation method is labor intensive, time consuming and is susceptible to the observer's bias. However, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि ऑब्जर्वेशन मेथड की लिमिटेशंस क्या है। जो भी आप मेथड पढ़ रहे हो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों आपको पता होने चाहिए। तो अभी आपने अच्छी चीज़ क्या पढ़ी कि आप नेचुरली ऑब्जर्व कर पाते हो, आप इन्फ्लुएंस नहीं करते, तो आपको रियल डेटा मिलता है, रियल टाइम डेटा मिलता है। बट वन थिंग इज़ कि लेबर इंटेंसिव है, आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपका टाइम लगेगा। अगर 1 घंटे फुटबॉल क्लास चल रही है तो 1 घंटे आपको वहाँ होना पड़ेगा। ठीक है, एंड इट इज़ ससेप्टिबल टू ऑब्जर्वर्स बायस, कि आप देख रहे हो राइट सिचुएशन को, तो आपका इन्फ्लुएंस अलग हो सकता है, मे बी आपका थॉट प्रोसेस अलग हो, मे बी आपका कुछ बायस हो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के टुवर्ड्स। आवर ऑब्जर्वेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर वैल्यूज़ एंड बिलीव्स अबाउट द पर्सन और द इवेंट। तो हमारी ऑब्जर्वेशन इन्फ्लुएंस होती है हमारे बिलीफ से, हमारी वैल्यूज से, हमारे नेचर से, अबाउट दैट पर्सन ऑल्सो एंड अबाउट द इवेंट विच यू आर ऑब्जर्विंग ऑल्सो। यू आर फेमिलियर विद द पॉपुलर सेइंग वी सी थिंग्स एज वी आर एंड नॉट एज थिंग्स आर। तो दिस इज हाउ ऑब्जर्वेशन बायस अकर्स, ऑब्जर्वर्स बायस अकर्स। Because of our biases, we may interpret things in a different way than what they actually mean. ठीक है, तो पार्टिसिपेंट एक्चुअली क्या कर रहा है हम उसको गलत तरह से इन्फर कर सकते हैं। Therefore, the observer should record the behavior as it happens and should not interpret the behavior at the time of observation itself. उसी टाइम पे ऑब्जर्व मत करो, बाद में एनालाइज करके अपने बायसेस को साइड में रख के देन उसको इंटरप्रेट करने की और उसको मीनिंग अटैच करने की कोशिश करो। अब ये जो बॉक्स 2.1 है जिसको ऊपर रेफर किया गया था, इसको हम जब एक्सपेरिमेंट मेथड अभी आगे पढ़ेंगे उसके साथ में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस वाज इट। देन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में विद एक्सपेरिमेंटल मेथड विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मेथड इन साइकोलॉजी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत टफ भी होता है, तो डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।